तो चलो हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, एक अर्थक्वेक जो होता है, हम नेचुरल डिज़ास्टर्स पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स में मैंने कल पिछले लेक्चर में आपको जो है बताया था नेचुरल डिज़ास्टर अर्थक्वेक के बारे में, इसमें बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, जो है ये अर्थक्वेक जो होता है ये कैसे किस वजह से जो है अर्थक्वेक्स काज होते हैं। ठीक है, अर्थ के क्रेस्ट जो होता है, अर्थ का क्रेस्ट वो बड़े बड़े रॉक पीसेस का जो है वो बना होता है। ठीक है, वो जो रॉक पीसेस होते हैं उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं वो आपस में जो है स्लाइड पास्ट करते हैं। हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, तो स्लाइड पास्ट जब वो करते हैं तो इनके बीच में जो यूजुअली जो है फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है उनमें इरेगुलरिटीज होती है। जब वो स्लाइड पास्ट करते हैं एक दूसरे के, तो उसमें क्या हो जाता है, वो जो रॉक पीसेस होते हैं, बड़े बड़े रॉक पीसेस जब वो स्लाइड पास्ट कर रहे होते हैं वो एक दूसरे की इरेगुलरिटीज में लॉक हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनमें जो है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। वो जब फिर वो उस इरेगुलरिटीज से निकल आते हैं तो वो स्ट्रेस जो रिलीज हो जाता है वहां से, उसकी वजह से जो है वो शॉक्स लग जाते हैं इस अर्थ के क्रेस्ट में। हाँ, एंड दैट कॉजेज अ अर्थक्वेक। उसकी वजह से जो है अर्थक्वेक काज हो जाता है। तो मोस्ट अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो इस तरह काज होते हैं दैट दे आर रिलेटेड टू द कंप्रेशन और टेंशनल स्ट्रेस बिल्ड एट द मार्जिन्स ऑफ द ह्यूज मूविंग लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, जो कंप्रेशन या टेंशन स्ट्रेस बिल्डअप होता है उस फ्रिक्शन की वजह से, स्लाइड पास करने की वजह से, जो उनके एंड्स पे, मार्जिन्स पे वो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं जिनको मैंने टेक्टोनिक प्लेट्स कहा, तो वहां पर टेंशन्स बिल्डअप होते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो टेंशन बाद में रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एन अर्थक्वेक। तो वो काज करता है अर्थक्वेक। या जो शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं जो एट सम डेप्थ इन द अर्थ क्रेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाते हैं सरफेस के बिल्कुल मतलब नज़दीक जो होते हैं, शैलो उनको ही बोलते हैं। वो काज होते हैं ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस अलॉन्ग फॉल्ट और फ्रैक्चर। ठीक है, जहां पर वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट में कोई फॉल्ट आता है तो उसको हम फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो वहां से जो है अचानक से जो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, तो जिसकी वजह से मूवमेंट क्रिएट होता है अपोजिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक का, जो एक दूसरे को जो है स्लाइड पास्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? तो जो है स्लाइड पास करके उनका जो है मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है वो वाइब्रेशंस जो है वो पास हो जाते हैं अराउंड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वेव लाइक फॉर्म। तो दैट क्रिएट्स द अर्थक्वेक। उसकी वजह से जो है अर्थक्वेक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उन वाइब्रेशंस की वजह से। तो जैसे आप पानी के अंदर एक पेबल डालते हो, है ना, कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा बचपन में, जैसे एक पेबल आप डालते हो पानी में, तो उस पानी के जो पेबल के उसमें डालने से जो पानी है वो उसमें वेव्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी वो जो है शॉक्स वो क्रिएट हो जाते हैं। इसी तरह हो जाता है इस अर्थक्वेक में भी, जहाँ पर भी टेंशन बिल्ड हो जाता है इन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर, तो इनमें जब मूवमेंट क्रिएट हो जाता है तो वो टेंशन जब फिर रिलीज हो जाता है तो वो वेव्स क्रिएट करता है पूरे जमीन के ऊपर। हाँ, और वो इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक जो है वो फट के बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी जो है उनको इस तरह की टोपोग्राफी मिलती है, जियोलॉजिकल कंडीशन मिलते हैं जो फेवरेबल होते हैं उनके बर्स्ट होने के लिए, हाँ, तो वो जो है फिर इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक जो है वो निकल आता है। ठीक है, ऐसे ही होता है कि किस तरह एक अर्थक्वेक जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक का जो है वो प्रभाव कितना है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, फिर ये जो साइंटिस्ट्स होते हैं, ये जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है ये उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं इसको? फोकस कहा जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फोकस? एक अर्थक्वेक में फोकस किसको कहते हैं? द ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक है, जहाँ पर अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है। ठीक है,
कि कहाँ से एक भूकंप जो है वो शुरू होता है, ज़लज़ला कहाँ से कहाँ शुरू हुआ, तो उसको कहते हैं ओरिजिनल अर्थक्वेक। ठीक है, द पॉइंट एट विच टेंशन इज रिलीज्ड इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट होता है, द पॉइंट एट विच टेंशन इज रिलीज्ड, जहाँ पर टेंशन रिलीज हो जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दैट्स कॉल्ड फोकस, उसको कहा जाता है फोकस। और यहाँ पर जो है क्वेक जो है वो बाहर निकल आता है, यानी अर्थक्वेक जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक भी कहा जाता है। तो फोकस, द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो एक तो है अर्थक्वेक जो है जमीन के अंदर कहाँ से शुरू होता है, उसको हम फोकस कहते हैं। फिर ये सरफेस के ऊपर जब बर्स्ट हो जाता है तो हम उस पॉइंट को कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज एपिसेंटर, उसको कहा जाता है एपिसेंटर। तो ये जो एपिसेंटर होता है, द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज, द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द फोकस, जहां से अर्थक्वेक जो है, जो उसका जो फोकस पॉइंट, मेन पॉइंट होता है जहां से वो अराइज होता है, फिर उसका वो पॉइंट जहां से वो जो ऑन द सरफेस होता है उसको कहा जाता है एपिसेंटर। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ उसको कहा जाता है इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो जैसे आप देखते हैं जब अर्थक्वेक आता है तो वहां पर कहते हैं इसका एपिसेंटर कहाँ था, अंडरस्टैंड। तो वो एपिसेंटर जब बताते हैं कि फलानी जगह से जो है वो शुरू हुआ है। तो ये एपिसेंटर जो होता है, यहाँ से शॉक वेव्स ट्रैवल करते हैं आउटवर्ड की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एपिसेंटर है तो शॉक वेव्स जो है यहाँ से जो है बाहर की तरफ ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल आउटवर्ड, बाहर की तरफ ट्रैवल करते हैं। जो शॉक वेव्स होती है ये बहुत खतरनाक वेव्स होती है। ठीक है, तो ये ट्रैवल करती है आउटवर्ड के एपिसेंटर से बाहर की तरफ है। ग्रेटेस्ट डैमेज यूजुअली हैपेंस क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। ये जो एपिसेंटर होता है इसके क्लोजेस्ट, नजदीक में सबसे ज्यादा डैमेज होता है अर्थक्वेक की वजह से यूजुअली। तो जो ये वेव्स चलते रहते हैं एपिसेंटर से, तो इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो अर्थक्वेक की डिक्रीज होती रहती है। तो जो जगह एपिसेंटर के नजदीक होती है वहां पर ज्यादा नुकसान होता है, जो एपिसेंटर से दूर होती है वहां पर यूजुअली नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ये सारा फिनोमेना जो होता है ये कुछ सेकंड्स तक चलता रहता है, इट लास्ट्स फॉर ओनली फ्यू सेकंड्स। ठीक है, तो ड्यूरेशन इसका अर्थक्वेक का बहुत कम होता है, अगर ज्यादा होगा तो ये पूरे जमीन जो है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो इस तरह जो जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन होता है उसको फोकस कहा जाता है, और वो पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एपिसेंटर माना जाता है। तो एपिसेंटर का मतलब वो होता है जहां पर अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक के एपिसेंटर के नजदीक जो एरियाज होते हैं वहां पर डैमेज बहुत होता है उसका, क्योंकि वहां पर स्ट्रांग वेव चलती रहती है। तो जो ये एपिसेंटर से दूर रहता है तो उतनी वेव जो है वो वीक हो जाती है। जैसे आप देखते हैं जिस तरह वे पानी के अंदर पत्थर डाल देते हैं, उसके नज़दीक में बहुत पावरफुल वेव्स उठती है, जो वो दूर चली जाती है तो वेव्स फिर कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो फाइनली रेस्ट में आ जाते हैं। तो इस तरह उसी तरह से यहाँ पर अर्थक्वेक में भी होता है, जितना दूर एपिसेंटर के चली जाती है उतना इनका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है, तो वहाँ पर नुकसान कम हो जाता है। ठीक है, नाउ प्रेडिक्टिंग एन अर्थक्वेक को एक है, तो क्या हम कोई अर्थक्वेक जो है वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? तो हम कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं, बट टू प्रेडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट ऑकर इज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना, क्योंकि इसके लिए कोई हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ पर होगा और कब होगा। ये इसकी लोकेशन जो होती है, स्पेसिफाइड द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस, दिस पॉइंट। तो ये जो अटेम्प्ट्स प्रेडिक्ट किए जाते हैं, attempts at predicting when and where earthquakes will occur have met with some success in recent years. Geologists also have been able to use instruments such as seismometers to find out the sources of seismic waves. जो ये seismic waves होते हैं इनका सोर्स क्या होता है, ये कहाँ से आती है?
कुछ इसमें जो है सिस्मोमीटर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो साइंटिस्ट ये भी इन्वेस्टिगेट करते हैं आजकल कि कोई पोटेंशियल क्लू जो है लाइक टिल्टिंग ऑफ बिल्डिंग एंड चेंज इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कैसे उनको पता चल जाएगा, तो इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। बट प्रेजेंटली हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम जो है एक अर्थक्वेक का जो है आना वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले ही हमें पता चल जाए कि कब अर्थक्वेक आने वाला है। अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आता है तो हम अर्थक्वेक से होने वाला जो डैमेज होता है लाइफ का वो हम कम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी तो डैमेज होगी ही, जहाँ पर ही आएगा मकान वहाँ पर हम दूसरी जगह तो शिफ्ट नहीं कर सकते, बट जो लिविंग है, जो इंसान है, वो वहाँ से शिफ्ट किए जा सकते हैं। तो प्रिडिक्शन के लिए अभी हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो सिस्मोग्राफ से हम वेव्स का जो है वो इंटेंसिटी जो है वो पता कर लेते हैं। बट जो है अभी हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम अर्थक्वेक को जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब आएगा और किस टाइम आएगा, ठीक है, कहाँ पर आएगा। तो ये जो अर्थक्वेक होता है इसको मेजर कैसे किया जाता है? आप जानते हैं रोज जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो आपको बताया जाता है न्यूज़ में कि ये अर्थक्वेक जो था इसकी जो इंटेंसिटी थी वो इतनी थी 3.6, 3.7, 4.5 रिक्टर स्केल पे बताते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी थी। उसको हम कहते हैं मेजरिंग एन अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक को मेजर करना कि कितना पावरफुल अर्थक्वेक था, इससे निकलने वाली एनर्जी कितनी थी और इसमें कितना ताकत था, उसको कहते हैं मेजरिंग एन अर्थक्वेक। We can realize that the destruction caused by earthquake depends on many factors. One major factor is intensity। तो destruction, कितनी destruction होती है एक earthquake से, वो डिपेंड करता है इसकी इंटेंसिटी पे, कि वो किस इंटेंसिटी का earthquake है। अंडरस्टैंड? ये जो इंटेंसिटी होती है earthquake की, ये in terms of magnitude on a scale डिटरमाइन की जाती है। This intensity of an earthquake कि कितना पावरफुल एक earthquake जो होता है is measured in terms of magnitude on a scale, in terms of magnitude, एक स्केल के ऊपर मेजर किया जाता है in terms of magnitude, जिस स्केल को कहा जाता है रिक्टर स्केल। क्या कहा जाता है? रिक्टर स्केल। तो एक अर्थक्वेक जो होता है वो कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है एक अर्थक्वेक की, वो मेजर की जाती है इसकी मैग्नीट्यूड के हिसाब से। कितना इसका जो है मैग्नीट्यूड है एक स्केल पे मेजर किया जाता है जिसका नाम है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल को नाम दिया गया है आफ्टर डॉक्टर चार्ल्स एफ रिक्टर। इट्स नेम्ड आफ्टर डॉक्टर चार्ल्स एच रिक्टर। ये एक सिस्मोलॉजिस्ट था। अंडरस्टैंड? तो इसी ने जो है ये स्केल को जो है इन्वेंट किया था। It's a scale that is used for measuring the strength of an earthquake in terms of amplitude of seismic waves। एक स्केल होती है जिससे हम मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड उसका कितना होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। स्ट्रेंथ मेजर करते हैं इस स्केल से इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। देखो आपने पढ़ा होगा एक वेव जो होती है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये 7th, 8th, 9th, 10th क्लासेस में आप पढ़ते हैं। तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स सिस्मिक वेव्स। उसकी जो सिस्मिक वेव्स होती है, जो उस टाइम वो वेव्स क्रिएट हो जाती है, वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती है अर्थक्वेक के टाइम पे, तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो मेजरिंग वो एम्पलीट्यूड मेजर करके हम उनका एम्पलीट्यूड कितना होता है उससे हमें पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग ये जो है अर्थक्वेक होता है। इस रिक्टर स्केल पे हम एक अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं
ऑन द बेस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ दीज सिस्मिक वेव्स है। एम्पलीट्यूड आप जानते हो, वो वेव जो है वो कितनी जो है स्ट्रांग होती है, उस पे जो है मेजर किया जाता है ऑन द स्केल, रिक्टर स्केल पे। उसी से हमें उसकी इंटेंसिटी जो है वो पता चल जाती है कि एक अर्थक्वेक जो है वो कितना स्ट्रांग होता है। तो दिस स्केल इज नॉट ए सिंपल स्केल। ऑन दिस स्केल एन इंक्रीज ऑफ 2 इन द मैग्नीट्यूड मींस 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। अगर इस स्केल में 2 पॉइंट्स का जो है वो इंक्रीज दिखाया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा? इंक्रीज, अंडरस्टैंड, इंक्रीज इन 2 इन द मैग्नीट्यूड, उसका मतलब क्या होता है? 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। इसका मतलब होता है 2 पॉइंट्स का इंक्रीज होना 100 टाइम्स बहुत ज्यादा उसमें जो है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज होती है, जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, अंडरस्टैंड। अब ये अर्थक्वेक जो होता है, इससे कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है? हाउ कुड वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम एन अर्थक्वेक? प्रोटेक्शन फ्रॉम एन अर्थक्वेक, कैसे आप बचाओगे? देखो, ऑन द बेस ऑफ अर्थक्वेक इंडिया को जो है बहुत सारे जोन्स में डिवाइड किया गया है। कुछ ऐसे जोन्स हैं जो जहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप जहाँ पर रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ये बहुत ही पावरफुल जो है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। यहाँ पर अर्थक्वेक्स आने का बहुत जो है वो चांस हमेशा रहता है, ठीक है? नाउ अर्थक्वेक जो होते हैं ये अचानक से आ जाते हैं, वायलेंटली विदाउट वार्निंग एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। ये हमें वार्निंग नहीं देते हैं, इनके बारे में हमें पता चलता नहीं है, प्रिडिक्ट नहीं करते हैं हम इनको। तो ये दिन में या रात में कभी भी आ सकते हैं। अगर एक अर्थक्वेक जो होता है एक पॉपुलेटेड एरिया में होता है, जहां पर आबादी ज्यादा होती है लोगों की, तो ये जो है डेथ्स और इंजरीज काज करता है और प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है। तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट है हम आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल हैजार्ड्स बिफोर हैंड एंड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एज बेस्ट एज वी कैन से। तो इस तरह हमें एक जायजा लेना होता है कि कहाँ पर अर्थक्वेक्स ज़्यादा आ सकते हैं, कौन सा पॉपुलेटेड एरिया ज़्यादा है, तो हमें कौन से चीज़ें करनी हैं जिससे हम अपने आप को जो है अर्थक्वेक से बचा सकते हैं। जो सिस्मिक जोन्स में लोग रहते हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक मोस्ट फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो वहाँ पर वो उनको स्पेशली प्रिपेयर होना ज़रूरी होता है। जो भी बिल्डिंग्स होंगे सिस्मिक जोन्स में, उनको उस तरह से डिज़ाइन करना होता है कि वो ट्रेमोर्स को जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स वहाँ पर उस एरिया में जहाँ पर फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स जो है वो आते हैं, तो वहाँ पर बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बहुत सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंड, और इनकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। और ये जो बिल्डिंग्स होती है इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि ये जो है विथस्टैंड हो सके, कर सके जो है ट्रेमर्स को। जो ट्रेमर्स होते हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं अर्थक्वेक से, उनको ये बर्दाश्त कर सके। तो इसलिए वहाँ पर बिल्डिंग्स का डिज़ाइन होना बहुत ही, उस तरह का डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ बिल्डिंग्स होते हैं वो आग कैच कर सकते हैं, तो इस तरह ये नेसेसरी है कि बिल्डिंग्स जो है वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स उनके पास अवेलेबल हो। तो जहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का होना, प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अर्थक्वेक आने की वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक्स जो है के वजह से जो है आग लग सकती है, तो वहाँ पर सेफ्टी के लिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो सेफर प्लेसेस इंडोर्स एज वेल एज आउटडोर्स मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। तो सेफर प्लेसेस जो होती है, यानी घर के अंदर सेफ प्लेस कौन सी होती है? अगर अर्थक्वेक आया और घर के अंदर है आप, तो किस जगह पर आप जाकर अपने आप को बचा सकते हैं? या आउटडोर्स जो है, बाहर कौन सी सेफ प्लेस होती है अर्थक्वेक से बचने के लिए, वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए। इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान शुड बी मेड अवेलेबल। डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाईज, जैसे
फ्लैश लाइट्स, फर्स्ट एड बॉक्स एक्स्ट्रा शुड बी अवेलेबल ऑन हैंड। डिजास्टर मैनेजमेंट का वहां पर फर्स्ट एड बॉक्सेस रखना या जो इमीडिएट मदद हो सकती है वो रखना, वो बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब जब अर्थक्वेक आए तो कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस आप अर्थक्वेक के टाइम में जो है बरतने बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड, सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अर्थक्वेक है। आपको क्या करना होता है जिस टाइम अर्थक्वेक आता है? डरना नहीं होता है, भागना नहीं होता है इस टाइम। तो यहां पर क्या करना है आपने, यहां पर आपने कुछ सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना होता है जिससे आप अपने आप को और दूसरों को भी बचा सकते हैं। नाउ यहां पर क्या करना होता है, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन, मिनिमाइज योर मूवमेंट्स टू अ फ्यू स्टेप्स to a nearby safe place, and if you are indoors, stay there until the shaking is stopped and you are sure exciting is you are sure कि उस टाइम आपका वहां पर एग्जाइट होना, एग्जिट होना वो जो है वो सेफ है। तो क्या करना है आपने, मिनिमाइज, अपने मूवमेंट्स को मिनिमाइज करना है, ज्यादा हिलना नहीं है। अंडरस्टैंड, ज्यादा से ज्यादा आपने कुछ स्टेप्स चल के किसी सेफ प्लेस पे इमीडिएटली जाना है। अगर आप इंडोर्स है, अंडरस्टैंड, तो आपको उधर ही बैठना है तब तक जब तक शेकिंग जो है वो खत्म ना हो जाए, और फिर उसके बाद शेकिंग खत्म होने के बाद आप जल्दी जल्दी जो है वो सेफ प्लेस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंडोर्स है उस टाइम आपने क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस करने हैं? इफ इंडोर्स, अंडरस्टैंड, यानी आप घरों के अंदर है, मकान के अंदर है, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर है या ऑफिस में है या स्कूल में है, तो आपने बिल्कुल जो है इमीडिएटली ग्राउंड पे आना है, ड्रॉप टू द ग्राउंड, अंडरस्टैंड, टेक कवर बाय गेटिंग अंडर ए स्टडी टेबल। आपने वहां पर इमीडिएटली जो है ग्राउंड लेवल पे आना है और कवर लेना है। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी टेबल होता है, उसके अंदर चले जाएंगे। स्कूल क्लासरूम के अंदर आप हैं तो आपका इमीडिएट जिस पे आप बैठे जो डेस्क है आपका, उसके नीचे आप चले जाएंगे और अपने ऊपर जो है दोनों हाथ यहाँ पर रख के नीचे जो है वो बैठ जाएंगे आप। इससे जो है आप बच सकते हैं। अंडरस्टैंड, तो या किसी भी फर्नीचर के अंदर जो है अंडर जो है वो वहाँ पर आप जा सकते हैं। एंड तब तक वहाँ पर आप बने रहें जब तक वो शेकिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वहां पर आपके पास टेबल नहीं है या डेस्क नहीं है तो फिर क्या करोगे आप, आपने अपने फेस को कवर करना है और हेड को विद योर आर्म्स, जैसे आपको मैंने बोला ऐसे आपने करना है, अपने फेस को, हेड को कवर करना है अपने आर्म्स से। एंड क्रॉच इन एन इनसाइड कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग का एक कॉर्नर होता है यहाँ जहां पर आप रूम में हैं तो कॉर्नर के पास जाकर आप जो है क्रॉच करके बैठेंगे, नीचे लेट के बैठेंगे। अंडरस्टैंड, इससे आप जो है उस से बच सकते हैं। अब दूसरा क्या करना है आपने दूसरा पॉइंट करना है कि आपने जो है गिलास जो होते हैं शीशा, उससे दूर रहना। आपने गिलास विंडोज से, आउटसाइड डोर्स से दूर रहना है, वॉल से दूर रहना है। एंड एनीथिंग दैट कुड फॉल, ऐसी चीज से दूर रहना है जो गिर सकता है आपके ऊपर। अंडरस्टैंड, सच एज लाइटिंग फिक्सचर्स और फर्नीचर, जो फर्नीचर हमने खड़ा करके रखा होता है या लाइटिंग जो हमने की हुई होती है घरों में, तो उस टाइम में आपने क्या करना है, उनसे दूर रहना है। जैसे शीशे की विंडोज जो होती है हमारी, तो इनसे दूर रहना है, बिकॉज अगर ये टूट जाएगी तो आपको इनकी वजह से चोट लग सकती है। तो ये आपने जो है उस टाइम इनसे दूर रहना है। अगर आप बेड पे हैं तो स्टे इन बेड इफ यू आर देयर व्हेन द अर्थक्वेक स्ट्राइक्स। जब भी एक अर्थक्वेक आता है, यू आर लाइंग इन द बेड, तो आप वही रहें जब तक वो जो है उसकी जो है जब तक वो शॉक उसके चलते रहेंगे। होल्ड ऑन एंड प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। आपके पास पिलो तो होता ही है, उसको अपने ऊपर यहाँ पर रखना है और तब तक वहां पर बने रहना है जब तक शेकिंग होती रहती है। Many inside doorways are lightly constructed and do not offer protection। जो अंदर वाली हमारी डोरवेज होती है
वो उस तरह की हमने कंस्ट्रक्ट की होती है कि वो ज़्यादा मजबूत नहीं होती है और हमें उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। तो स्टे इनसाइड अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स एंड इफ इट इज सेफ टू गो आउटसाइड। तो अर्थक्वेक के टाइम में आपने जहां पर आप हैं वहीं पर आपने प्रोटेक्शन ढूंढनी है। जैसे मैंने कहा डेस्क के नीचे या किसी भी जो है टेबल के नीचे आप बैठ सकते हैं, बट आपने इमीडिएटली भागना नहीं है। जितना हो सके आप क्राउच करके जो है किसी भी कॉर्नर में जाकर वो बैठें और उस चीज़ से दूर रहें जिसके गिरने से आपकी मौत हो सकती है। हाँ, तो डू नॉट यूज द एलिवेटर्स। आपको एलिवेटर्स का यूज उस टाइम नहीं करना है। जैसे जो क्या कहते हैं इसको, लिफ्ट वगैरह, तो उस टाइम उनका यूज नहीं करना है आपने, तो उनसे दूर रहना है। बी अवेयर दैट द इलेक्ट्रिसिटी में गो आउट और द स्प्रिंकलर सिस्टम्स और फायर अलार्म्स में टर्न ऑन। अंडरस्टैंड? तो वहां पर आपने देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फायर्स भी क्रिएट हो सकते हैं, भूकंप के टाइम में वो हिल सकते हैं वायर्स, स्पार्क्स क्रिएट हो सकते हैं और जो है वो आग भी लग सकती है। तो उससे जो है आपने अवेयर रहना है कि ऐसा हो जाए तो उस टाइम आपने जो है इमीडिएटली अपने आप को बचाना है। अब अगर आप बाहर है, इफ आउटडोर्स, भूकंप के टाइम में आप अंदर नहीं है, बाहर है, तो आप कहेंगे तो हम बाहर हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है, वहां पर भी आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है। मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, स्ट्रीट लाइट्स एंड यूटिलिटी वायर्स। जैसे आप बाहर है तो इलेक्ट्रिक वायर्स ऊपर होती है, या जो है बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है, या जो है स्ट्रीट लाइट्स होती है। मेक इट श्योर जब भी आपको लगे कि भूकंप आ रहा है, आप बाहर है, तो स्ट्रीट लाइट्स के दूर चले जाना है आपने, और बिल्डिंग से इमीडिएटली दूर किसी जो है खुला जो एरिया होगा तो वहां पर आपने चला जाना है ताकि कोई चीज आप पे गिर न जाए। ठीक है? वंस इन द ओपन स्टे देयर अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स। जब भी आप ओपन में होंगे वहीं पर आपने रहना है तब तक, जब तक जो है एक जगह टिके रहना है जब तक शेकिंग खत्म ना हो जाए, स्टॉप ना हो जाए। तो ग्रेटेस्ट डेंजर एग्जिस्ट डायरेक्टली आउटसाइड बिल्डिंग्स एट exits and alongside exterior walls. Many of the 102 fatalities from the 1933 Long Beach earthquake occurred when people ran outside the buildings only to be killed by falling debris from the collapsing walls. वो उस टाइम का वो बता रहे हैं कि earthquake हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोग मरे थे, और बहुत ज़्यादा इसलिए मरे थे कि क्योंकि earthquake के टाइम वो दौड़ रहे थे, तो दौड़ते दौड़ते उन पे कुछ ना कुछ गिरा और वो जो है वो मर गए। इसलिए कहते हैं कि अर्थक्वेक के टाइम में जहां पर भी आप हैं वो आप वहां पर बने रहें, बट स्लाइट मूवमेंट आप कर सकते हैं। जैसे अब आप किसी जो है इलेक्ट्रिक पोल के पास खड़े होंगे तो वहीं बने रहेंगे, नहीं, वहां से आपने थोड़ा सा दूर जाना है ताकि आप पे वो गिर न जाए और आप जो है बच जाए। ठीक है? तो कभी कभी जो है बहुत सारे अर्थक्वेक से जो है डेथ्स होती है वो कोलैप्सिंग वॉल्स की वजह से हो जाते हैं। जैसे आपके घर में जो रूम की दीवारें हैं उनके इमीडिएटली नज़दीक आपने नहीं बैठना है क्योंकि वो गिर के आपके ऊपर आ सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक कॉर्नर के पास जाकर क्राउच करके बैठना होता है, उस वहाँ पर जो है दीवार ज़्यादा नहीं गिरती है और वहाँ पर जो है खतरा नहीं होता है। ठीक है? अगर आप एक मूविंग व्हीकल में हैं, अर्थक्वेक हो रहा है इन ए मूविंग व्हीकल, गाड़ी में है और वो गाड़ी चल रही है, उस टाइम आपने क्या प्रिकॉशन लेना है अर्थक्वेक से बचने के लिए? स्टॉप एज क्विकली एज सेफ्टी परमिट्स एंड स्टे इन द व्हीकल। ठीक है? कहते हैं कि अर्थक्वेक हो जाए, आप गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी में हैं, तो ड्राइवर को बोलना चाहिए, ड्राइवर को चाहे वो गाड़ी को रोक दे, तब तक रोके जब तक शॉक्स खत्म ना हो जाए। ठीक है? अवॉइड स्टॉपिंग नियरर अंडर बिल्डिंग्स, ट्रीज और पासेस एंड यूटिलिटी वायर्स। जो फ्लाईओवर्स होते हैं या जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं या बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं उनके पास में गाड़ी को रुकाना नहीं है, दूर एक ओपन एरिया में, और वहाँ जो है कम से कम खतरा होना चाहिए कि आपके ऊपर कुछ गिर सके और आपकी मौत हो सके। ठीक है? नाउ फिर उसके बाद जो है अर्थक्वेक होने के बाद कॉशियसली आपने चलना है। जो है ऐसे
रोड्स को, जहाँ पर ब्रिजेस ज़्यादा हों उनको अवॉइड करना है, और जो है वहाँ से नहीं जाना है, क्योंकि अर्थक्वेक होने की वजह से वो ब्रिज जो होते हैं उनको ज़्यादा खतरा होता है, वो टूट सकते हैं, या कभी ऐसे भी होते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे टूटे होते हैं कि अभी वो गिरे नहीं होते हैं, बट वेट ऊपर आ जाते हैं तो फाइनली वो गिर जाते हैं। तो उस टाइम में आपने ध्यान रखना है, ब्रिज को अवॉइड करना है। कहीं उस रोड से जाना है जहाँ पर ब्रिज नहीं आते हैं, तो यहाँ ब्रिज के ऊपर ज़्यादा टाइम रुकना नहीं है, तो वो खतरा हो सकता है। अगर इफ ट्रैप्ड अंडर डेब्रिस, अब अगर ऐसा हुआ कि भूकंप आया, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और आप जो है वो डेब्रिस यानी जो मलबा है उसके नीचे जो है वो आप आ गए, अब आप क्या करोगे? डू नॉट लाइट अ मैच, उस टाइम आपने जो है मैचिस नहीं जलानी है। हाँ, डू नॉट मूव आउट और किक अप डस्ट, आपको बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी है या डस्ट को किक आउट नहीं करना है। कवर योर माउथ विद अ हैंडकरचीफ और क्लॉथ, कोई भी आपको क्लॉथ मिलता है या आपके पास रुमाल है तो मौका मिलता है आपको अपना माउथ कवर करो आप उस टाइम, क्योंकि उस मलबे की बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है वो आपके अंदर जा सकती है और आपको ब्रेथलेसनेस हो सकती है, उससे आपकी मौत हो सकती है। अदरवाइज वहाँ उतना ज़्यादा खतरा नहीं होगा आपको तब तक जब तक रेस्क्यू टीम आकर आपको वहाँ से निकालने लेगी। टैप ऑन ए पाइप और वॉल सो रेस्क्यूअर्स कैन लोकेट यू, ठीक है, जहाँ पर आप डेब्रिस के नीचे फंसे हैं, अगर वहाँ पर कोई पाइप है या कोई वॉल है तो सॉलिड चीज़ों में साउंड ज़्यादा ट्रैवल होती है, वहाँ पर आपने टैप करना है, तो टैपिंग से लोकेशन आपकी पता चल जाएगी कि जो है आप कहाँ पर हैं, उससे भी आप बच सकते हैं। यूज द विसल इफ वन इज अवेलेबल, अगर आपके पास वैसे उस टाइम में विसल कहाँ से होगी, बट अब है आपके पास, जेब में है या रह गई है आसपास आपको दिख रही है, उसको आप बजाएं तो उससे भी जो है आप बचाए जा सकते हैं। शाउट ओनली एट ए लीस्ट रिसोर्ट, शाउटिंग कैन कॉज यू टू इनहेल डेंजरस अमाउंट्स ऑफ डस्ट, ठीक है, चिल्लाना वहां पर घबराना तो नहीं है, घबराना किसी भी सूरत में नहीं होता है, जब मरना ही होगा तो फिर उसमें जो है घबराने से कुछ नहीं होता है, अंडरस्टैंड। तो उस टाइम आपको चीखना चिल्लाना नहीं है, तभी आप चीखे चिल्लाएं जब आपके पास कोई जब रीजन नहीं बचता है कि आपको लोकेट किया जा सकता है। तो अदरवाइज चीखने चिल्लाने से आपको ब्रीथ इन होने से बहुत सारे जो है वो डस्ट पार्टिकल अंदर जा सकते हैं और आप मर सकते हैं। फिर उसके बाद है सेफ्टी प्रिकॉशंस आफ्टर द अर्थक्वेक। हाँ, अर्थक्वेक के बाद भी कुछ मेजर्स हमने लेने होते हैं जिससे हम जो है बच सकते हैं अर्थक्वेक से। स्टे calm फॉर ए while एक्सेप्ट आफ्टर शॉक्स, एक्सपेक्ट आफ्टर शॉक्स, बहुत टाइम तक अर्थक्वेक के बाद भी आपने एहतियात से रहना है, काम रहना है, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, बिकॉज आफ्टर शॉक्स मोस्टली अगर एक अर्थक्वेक पावरफुल ज़्यादा होता है उसके बाद थोड़े छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स भी आते रहते हैं, उनसे भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। दीज शॉक्स कैन कॉज एडिशनल डैमेज, उनसे और डैमेज हो सकता है, बिकॉज एक अर्थक्वेक जो आया उसने डैमेज किया, आफ्टर दैट अगर आप उसी बिल्डिंग में चले गए जो अभी जो है बिगड़ी हुई है, तो आफ्टर शॉक आकर उसको, अभी वो दीवार गिरी नहीं है पूरी, अगर आप उसके पास गए आफ्टर शॉक आया वो पूरी गिर सकती है तो आप मर सकते हैं। बिहेवियर ऑफ पॉसिबल सुनामी इफ यू लिव इन ए कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में रहते हैं तो वहां पर अगर भूकंप आया है तो अब सुनामी आ सकती है, जो पानी की लहरें वो बहुत ऊंची आ सकती है, फ्लड क्रिएट हो सकता है, तो वो भी आप ध्यान रखें। केयरफुली इंस्पेक्ट यूटिलिटीज सप्लाईज, जो सप्लाईज होती है जो आप चीज़ें यूज़ कर सकती हैं उनको जो है केयरफुली यूज़ करना है, उनको इंस्पेक्ट करना है। यूज़ टेलीफोन्स ओनली इफ इमरजेंसी, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तब टेलीफोन्स का यूज़ आप करो जो लैंडलाइंस घर में होती है। स्टे अवे फ्रॉम डैमेज्ड एरियाज, जो डैमेज्ड एरियाज होते हैं उनसे दूर रहना ज़रूरी होता है। अब हम क्या करते हैं, अक्सर लोग जो है वो अर्थक्वेक आया, कोई बिल्डिंग डैमेज हो गई, फिर उसको इमीडिएटली देखने चले जाते हैं कि क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ, तो कुछ तो लूट करने भी चले जाते हैं, तो उस में क्या हो जाता है वो अभी पूरी तरह से गिरी नहीं होती है, जो ही वहाँ गए वो गिर जाते हैं और वो मर जाते हैं। जैसे रिसेंटली कुलगाम में एक बार एनकाउंटर हुआ था, तो एनकाउंटर साइट पे फिर वहाँ पर मिलिटेंट्स के पास या आर्मी जो यूज़ करते हैं बॉम्ब वगैरह, वो वहाँ पर पूरी तरह से जब डिस्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फट जाते हैं, उसके बाद वहाँ अलो होता है जाना, तो वहाँ पर लोग इमीडिएटली गए, तो जो ही वहाँ पर जो है एनकाउंटर ख़त्म हुआ वो इमीडिएटली उस साइड पे चले गए,
तो उससे क्या हुआ, जो वहाँ पर रह चुके थे अभी वो बर्स्ट नहीं हुए थे बॉम्ब्स, वो अचानक से फट गए और बहुत सारे लोग उससे जो है मर गए। अंडरस्टैंड, ये होता है अगर सेफ्टी मेजर उन्होंने लिया होता तो बहुत सारों की जान जो है वो बच गई होती। तो इसीलिए वो कहते हैं प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इंजर्ड वंस जो होते हैं, अब अगर ज़ख्मी कोई हो गया तो उसको छोड़ के नहीं जाना है, उसकी हेल्प करनी है जितनी भी हो सके, ठीक है। तो अपने साथ साथ दूसरों को भी बचाना ज़रूरी होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट अर्थक्वेक, कैसे आता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, इंडोर्स आउटडोर्स वट एवर। तो कल हम पढ़ेंगे ड्रॉट के बारे में।